आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, व्हाट इज मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप ऋण पत्र के शोधन यानी कि जो हमने लोन लिया उसके पुनर्भुगतान से क्या समझते हो, और हम अगर लोन चुका रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ साधन यानी कि सोर्सेस भी होने चाहिए। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इसका मतलब होता है लोन का रीपेमेंट करना, मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। हमने एक ऋण पत्रधारी से जो ऋण लिया था उसका एक निश्चित समय पर पुनर्भुगतान करना ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र का शोधन कहलाता है। डिवेंचर आर नॉर्मली रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। कंपनी ने जो लोन लिया है उसको हमें एक निश्चित समय पर ही वापस करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर हमने लोन लिया है तो लोन चुकाने के लिए सबसे पहले हम लाभ का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी प्रतिवर्ष जो लाभ कमाती है उस लाभ में से कंपनी अपने ऋण का यानी कि लोन का पेमेंट कर सकती है। कंपनी के पास जो जो संचय यानी कि बचत है, जो सेविंग्स है, कंपनी उन बचत में से भी लोन का पेमेंट कर सकती है। सेल ऑफ फिक्स असेट, हमारे बिजनेस में जो हमारी पुरानी जो असेट्स हैं, बेकार जो असेट्स हो चुकी हैं, उनको भी बेच करके जो हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा, उससे भी हम लोन का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अगर हमने लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट करने के लिए हम नए शेयर भी इशू कर सकते हैं। हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और उस पैसे से हम लोन का पेमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम बिजनेस में नए कुछ आदमियों को अपना पार्टनर बना सकते हैं। पार्टनर जो हमारे बिजनेस में पूंजी लगाएंगे उससे हम लोन का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर। हम पुराने लोगों का लोन चुकाने के लिए कुछ नए लोगों से लोन ले सकते हैं और इस तरह से हम अपने लोन का पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट आर द वेरियस हेड्स ऑफ लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन समझाने वाला नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, तो उसमें दायित्व तरफ तक हमारी कौन कौन सी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग आती हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले है अंश और दायित्व यानी कि इक्विटी और लायबिलिटीज। सबसे पहले इसमें आता है शेयर होल्डर फंड। जो बिजनेस के मालिक होते हैं उनका जो पैसा होता है, उनकी जो रिजर्व होती है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। तो शेयर होल्डर फंड में हम लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी कंपनी के सेविंग्स होते हैं, बचत होते हैं, लाभ होते हैं, वो हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। कंपनी के पास जो शेयर वारंट पे पैसा आता है वो इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी हेडिंग है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लंबे समय के जो दायित्व होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी ने जिन जिन लोगों से लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया था वो हम इसमें लिखेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अभी हमने कुछ दायित्व का पेमेंट नहीं किया है तो इन दायित्वों का पेमेंट हम किस्तों में करेंगे, वो लिखा जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, हमारे पास जो अन्य समय के दीर्घकालीन दायित्व हैं वो लिखे जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब लंबे समय के लिए हमने जो पेमेंट वगैरह करने उसके लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज, इसमें हम लिखेंगे चालू दायित्व। 12 महीने से पहले हम किसी से लोन ले रहे हैं और अगर लोन का पेमेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज मतलब चालू दायित्व कहते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हमने किसी से 11 महीने या 10 महीने के लिए लोन लिया तो उस लोन का पेमेंट करना। ट्रेड पेबल्स, जो क्रेडिटर होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, फिर जो बिल्स पेबल होते हैं वो इसमें आएगा। अन्य चालू दायित्व ये आएगा। और लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आ सकता है, हमने छोटे छोटे जो टैक्स वगैरह भरने हैं उसके लिए हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी पार्ट्स आर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब कंपनी की हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें संपत्ति पक्ष तरफ कौन कौन सी मदें आती हैं या कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें संपत्ति पक्ष में हम लिखेंगे नॉन करंट असेट्स, ऐसी असेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए खरीदी जाती हैं, जिसका बेनिफिट या फायदा हमें लंबे समय तक मिलता है। तो पहला है इसमें हमारे स्थायी संपत्तियां मतलब फिक्स असेट। इसमें हम पहले लिखेंगे टेंजिबल असेट्स, ऐसी असेट्स या संपत्ति जिनको हम छू सकें, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर या फिर व्हीकल्स मतलब गाड़ियां, ये सब ऐसी संपत्तियां जिनको हम छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट है इनटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्तियां। इसमें आएगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, या जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, हम कंप्यूटर को तो छू सकते हैं
लेकिन कंप्यूटर के जो अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इनटेंजिबल एसेट्स, या फिर गुडविल भी इसमें आ सकती है। गुडविल मतलब होता है नाम या सुनाम या ख्याति। नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमारा काम उन्नति पर है, हमारा काम अभी चल रहा है, तो वो भी हेडिंग आ जाएगी इसमें हमारी। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अदृश्य संपत्ति जो भी विकास के तौर पर है। नेक्स्ट है इसमें हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के हमारे विनियोग होते हैं, जो लंबे समय के लिए हमने कहीं भी पैसा जमा किया है, उसको अपन बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगली हेडिंग है हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये एसेट्स अभी हमारे पास आना बाकी है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लंबे समय के लिए हमने किसी को पैसे अगर उधार दिए हैं या हमने किसी को एडवांस में पैसा उधार दे रखा है तो वो इसमें आ जाएगा। इसमें जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकता है, एडवांस होता है। नेक्स्ट है हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स, बाकी की जो भी छोटे समय की संपत्तियां वगैरह हैं वो हमारी इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों में करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हमने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए बैंक में या फिर कहीं पे पैसा लगाया हो, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि चालू विनियोग माना जाता है। इन्वेंट्री मतलब माल होता है। माल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल मतलब सेमी फिनिश्ड गुड, और जो फिनिश्ड गुड होता है उसको हम बोलते हैं तैयार माल, जैसे कि गन्ना, गुड़ और चीनी। ये तीनों इसमें इन्वेंट्री में हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, प्राप्त बिल। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स यानी कि देनदार, जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा था वो पैसा हमें देंगे, वो इसमें आ सकता है, और बिल्स रिसीवेबल भी इसी में आएगा। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो अपन कैश फ्लो चैप्टर बनाते हैं उसमें हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। रोकड़ और रोकड़ तुल्य। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, हमने किसी को छोटे छोटे समय के लिए लोन दे रखा है या फिर पैसा उधार दे रखा है तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा अदर करंट एसेट्स, अन्य चालू संपत्तियां।